भारत में सरकारी नौकरी किसी को मिल जाए और उसे कहा जाए भाई नौकरी छोड़ो और खेती कर लो तो शायद ही कोई तैयार होगा। लेकिन एक बिरले व्यक्तित्व जिनका नाम उत्कृष्ट पांडे हैं, वो अपने व्यक्तित्व को उत्कृष्ट करने के लिए खेती की दुनिया में कूद पड़े। बड़े अफसर थे लेकिन अफसरी छोड़ के खेती कर रहे हैं और खेती ऐसी कर रहे हैं जो नजीर स्थापित कर रही है। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि क्या कर रहे हैं उत्कृष्ट पांडे, और इनका काम इतना उत्कृष्ट है कि लोग देखने आ रहे हैं। सरकारी तंत्र अब जानने की कोशिश कर रहा है कि दक्षिण भारत में पनपने वाला सफेद चंदन यहाँ कैसे मुकम्मल रूप से पैदा हो रहा है, साथ ही किस तरह से खेती को प्रभावी किया जाए बिना पेस्टिसाइड्स और बिना ही यूरिया खाद के चलते, साथ ही खेती को कैसे प्रभावी किया जाए बिना फर्टिलाइजर और बिना पेस्टिसाइड के। लंबी बातचीत करेंगे उत्कृष्ट पांडे के साथ, लेकिन हम उनके इस काम को सैल्यूट भी करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा खेती का विचार कैसे आया, और खास करके वही सफेद चंदन जो कि माना जाता है कि दक्षिण भारत का ही प्रोडक्ट है, दक्षिण भारत का एकाधिकार है। देखिए, हम लोग का जो बैकग्राउंड है वो खेती किसानी से संबंधित है। जी। पिताजी, चूंकि हम लोग उत्तर भारत से संबंध रखते हैं, तो यहाँ पर खासकर जो हिंदी बेल्ट है वहाँ पर हर पिता या हर परिवार का एक सपना होता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं और अच्छी सर्विस में चले जाएं, ऑफिसर बन जाएं, यूपीएससी कर ले। लेकिन फैमिली को कैसा लगता है? पिताजी को लगता होगा बेटा अफसर था, सैल्यूट सैल्यूट लगते थे, चौड़े हो गए। हम लोगों का जो प्रोडक्ट है, जैसे हम लोगों का प्रोडक्ट एक होता है, एक तो सैंडलवुड है। सैंडलवुड तो लॉन्ग, हमारा ये एक मॉडल ये है कि चंदन एक लॉन्ग रन क्रॉप है, उसको आप एफडी की तरह समझिए। आप उसे तुरंत हार्वेस्ट तो कर नहीं सकते, 14-15 साल लगता है उसको उसको उसके बीच में हम लोग इंटरक्रॉपिंग करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टर्मरिक्स की। जैसे हमारे पास एक लकडाउन टर्मरिक होती है, आपने सुना होगा, जो मेघालय की है, वर्ल्ड की बेस्ट टर्मरिक। उसकी करते एक कस्तूरी हल्दी होती है जो फेस पैक में काम आती है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में आपका स्वागत है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक अनूठे मेहमान जो अपनी कर्म पथ पर एक ऐसी नजीर पेश कर रहे हैं जो आज की भागती दौड़ती दुनिया में मुश्किल से नजर आती है। उत्कृष्ट पांडे जी हमारे साथ हैं जो सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में अधिकारी रहे हैं और नौकरी छोड़ के खेती कर रहे हैं। यह एक अनूठा उदाहरण नजर आता है। तो कृष्ण जी, हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो मैं आपकी ही जबानी आपकी कहानी जानना चाहूंगा, क्या है और क्यों ही एक व्यक्ति जिसका सपना था कि वो अधिकारी बने पुलिस फोर्स में, वो बने भी, बाद में छोड़ के खेती की ओर आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम उत्कृष्ट पांडे है। मैं यूपी का एक प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का एक गांव भदौना है, वहाँ से हम लोग संबंधित हैं। हमारा वो पैतृक निवास है। मैंने क्लास 12 तक जवाहर नवोदय विद्यालय एक होते हैं जो उस पे, वहाँ से मेरी शिक्षा हुई है। उसके बाद मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय चला गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैंने वहाँ से बीए में एडमिशन लिया। वहाँ पर एक रिनाउंड बहुत ही फेमस छात्रावास है जिसको अमरनाथ जहाज छात्रावास कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी में बहुत नाम है उसका। जी। वहाँ पर वहाँ का इनमेट रहा मैं। और 2008 में मैं सीएपीएफ के एग्जाम में क्वालिफाई किया और ऑल इंडिया 79th रैंक थी हमारी। उसके बाद फिर मैं मुझे चॉइस के हिसाब से सशस्त्र सीमा बल अलॉट हुआ, जो नेपाल भूटान बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। जी। तो ये सिलसिला रहा हमारा। एसएसबी जिसे कहते हैं हम शॉर्ट में। जी 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 जी। तो एसएसबी में जाने के बाद आपने कितने साल तक सर्विस की वहां, सीमा की सुरक्षा? प्रदीप जी, वहां पर मैंने 5.5 साल सेवा किया एज असिस्टेंट कमांडेंट। जी। उसके बाद मैं 2016 में प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेकर वापस आ गया। जी जी।
हमारे फेयर ऑब्जर्वर के जो संपादक हैं अतुल सर, वो भी पहले इंडियन पुलिस सर्विस में थे। वो जी भी जी। उसी इलाके में, मणिपुर में पोस्टिंग थी उनकी। तो कहानियां आपकी और उनकी कुछ मिल रही है बेसिकली। तो मैं ये जानना चाहूंगा, खेती का विचार कैसे आया, और खास करके वही सफेद चंदन जो कि माना जाता है कि दक्षिण भारत का ही प्रोडक्ट है, दक्षिण भारत का एकाधिकार है। और एक अनूठी शुरुआत कि हाँ हम कर सकते हैं और आपने कर दिखाया। कैसे मुकम्मल हुआ ये? देखिए, हम लोग का जो बैकग्राउंड है वो खेती किसानी से संबंधित है। जी। पिताजी, चूंकि हम लोग उत्तर भारत से संबंध रखते हैं, तो यहाँ पर खासकर जो हिंदी बेल्ट है वहाँ पर हर पिता या हर परिवार का एक सपना होता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं और अच्छी सर्विस में चले जाएं, ऑफिसर बन जाएं, यूपीएससी कर ले, तो एक बड़ा रिकग्निशन मिलता है, सम्मान मिलता है। जी। तो उनका भी यही था। उन्होंने पूरी मतलब जद्दोजहद और पूरी हिम्मत के साथ हम लोगों को पढ़ाया लिखाया। जी। फिर मतलब हमारा सौभाग्य था, मेहनत भी करी, पिता के सपने को साकार करने की कोशिश भी करी, अ, सफल भी हुए कुछ हद तक। तो सशस्त्र सीमा बल में जाके सेवा करी। फिर ये लगा कि नहीं, कुछ और कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनको गवर्नमेंट सर्विसेज की लिमिटेशन है, जी। और पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, तो कहाँ उनको एकोमोडेट होना चाहिए जहां पर वो एक हेल्दी लाइफ, अच्छा जीवन स्तर परिवार को देखते हुए ये सब चीजें बिता सकते हैं। और जो खेती से लोगों का मोह भंग हो रहा है उसको जी। किस तरीके से मतलब हम लोग रिवर्स माइग्रेशन की तरफ थोड़ा काम करें, तो ये एक सपना था। उसमें धीरे धीरे हम लोग थोड़ा बहुत साकार हुए हैं, बहुत अभी इनिशियल स्टेज में है, चीजें चल रही हैं। 5-7 लोगों को रोजगार हम लोगों ने अपने फार्म पर दिया हुआ है। तो ये लगा कि नहीं, अब समय आ गया है कि कुछ करते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं। समाज के साथ ऐसा नहीं, अपने लिए भी कुछ होता ही है, क्योंकि जब तक एक सेल्फ सस्टेन मॉडल नहीं होगा तो चीजें लंबे समय तक नहीं चलती हैं। तो वो एक एग्जैक्टली कह रहे हैं आप, बिल्कुल। जी जी। सर एक बड़ा बारीक सा सवाल पूछूंगा, हल्का फुल्का सा। परिवार को अक्सर ये लगता है कि आप अफसर थे, तो आपकी पत्नी जो रही, पहले आपकी शादी हो चुकी थी उस वक्त? जी, शादी हो चुकी थी। तो सैल्यूट वैल्यूट 2014 में लगते मेरी शादी। होंगे, अब तो नहीं लगते होंगे, किसानी में आ गए तो मैम को ऐसा नहीं लगता कि जी कहीं? बिल्कुल। देखिए देखिए, वो जो एक यूनिफॉर्म का चार्म होता है वो सबको रहता है, बहुत अच्छी लगती है, नहीं, बहुत आप प्राउड तो फील होता पूर्णत्व है। को प्राप्त होने की दिशा में आ गए, मान लीजिए किसानी में चाव पूरा हो गया। लेकिन फैमिली को कैसा लगता है? पिताजी को लगता होगा बेटा अफसर था, सैल्यूट वैल्यूट लगते थे, चौड़े हो गए। अब चूंकि वैसे तो उत्तम कृषि माना जाता है हमारे यहाँ पे, और जी नौकरी को नीच कहा गया है, उत्तम कृषि नीच नौकरी जी। मध्यम बान, वो सारा है ना। तो आप तो उत्तम की ओर आए हैं, लेकिन जो सामाजिक सोच या जो सोच है कि अफसर हैं ठीक है, तो अफसर ही छोड़ के ये आना, और पारिवारिक जो सोच है उसको कैसे कोरिलेट कर पाते हैं सर आप? देखिए, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। ये चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं। जी। और जो आपका एक कंफर्ट जोन होता है, जहां पर आपको एक आपका एक समझ सकते हैं प्रोटोकॉल रहता है, चीजें रहती हैं। आपको मतलब एज ए कंपनी कमांडर हैं तो आपको बहुत सारे सहयोगी भी रहते हैं, काम करने साथ वाले रहते हैं, आप ऑफिसर हैं, तो ये सब सारी चीजें हैं। शुरुआती दौर में पिताजी और को थोड़ा सा लगा था कि ये सब गलत डिसीजन होगा, लेकिन अब उनको मतलब वो सेटिस्फाइड है, नहीं बच्चा सही कर रहा है, और परिवार का भी सहयोग रहता है। पिताजी, वाइफ, सबका सहयोग है कि जो है आप अच्छा करें, बड़े भाई साहब हैं, छोटा भाई है, तो वो सब मतलब रहता है, नहीं ठीक है, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। और समाज के लिए, अपने ग्रामीण भारत के लिए थोड़ा संघर्ष तो होता है, और किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा कंफर्ट जोन से अपने, तो वो कर रहे हैं। मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन होता है, परिवार को भी गर्व महसूस होता है कि हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं। सर आपने पुलिस की नौकरी की, अनुशासित वर्दी वाली नौकरी। अनुशासन प्रत्येक चीज में इंपॉर्टेंट है, खेती में अनुशासन और उसका कितना महत्व आप देखते हैं एक फॉर्मर ऑफिसर होने के नाते, कि वो कितना काम आया आपके खेती करने में? देखिए, चूंकि मैं यूनिफॉर्म सर्विसेज का एक पार्ट रहा हूँ, तो जो डिसिप्लिन और ऑनेस्टी होती है वो हर जगह काम होती है। अगर आप डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं और ईमानदारी से कर रहे हैं, तो
ये कहते हैं ना कि हर चीजें मतलब इसी नेचर में है, वो आपको उसी तरीके से दिशा देती हैं, आपको सहयोग करती हैं अगर आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं तो बहुत काम आया। और हम लोग जब मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है कि खेतों में काम करना, सही समय पे सही डिसीजन लेना, वो सब चीजें रहती हैं तभी आप सफल हो सकते हैं। क्योंकि दक्षिण भारत से किसी फसल को ले आकर उत्तर भारत में लगाना, उसको स्टेब्लिश करना और ऑलमोस्ट सक्सेसफुली करना एक बड़ा टास्क था। तो जी वो कहते हैं ना कि मतलब आपको किसी ऑपरेशन में जाने से पहले उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप जो है अ, अ, युद्ध में खून नहीं बहाना चाहते तो पसीना बहा लीजिए। जी तो बिल्कुल। उसके लिए बहुत सारे हम लोगों ने प्रयास किए। उसके लिए दक्षिण भारत में एक इंस्टीट्यूट है, वहां पर मैंने ट्रेनिंग करी इसकी प्रॉपर, जो परमानेंट मतलब अच्छे साइंटिस्ट हैं जो सैंडलवुड बेंगलोर में रिसर्च जो है। इंस्टीट्यूट करके बैंगलोर में। जी तो ऐसे करके फिर उन लोगों का सहयोग रहा। चूंकि मेरा कोई ऐसा एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड था नहीं, मैं सिंपल एमए इकोनॉमिक्स था, तो किसी न किसी का गाइडेंस और थोड़ा बहुत पढ़ लिख के इंटरनेट के माध्यम से चीजें इकट्ठा करके फिर उसको अपने फार्म पर लाए। तो अनुशासन का बहुत महत्व रहता है। अनुशासन का यह है कि सही लोगों के मार्गदर्शन, सही लोगों का गाइडेंस आपको मिलता है तो आप उसको फॉलो करिए। जी। सर, कितने लोगों को अभी जॉब दे रखा होगा आपने अपने फार्म पे, या अभी इस सर काम के इतर भी? देखिए, हम लोग का जो है एक जैसे आप अच्छा काम करते हैं तो एक मतलब शुरुआती दौर में ग्रामीण भारत में ये है कि चीजें मतलब बहुत आसान जैसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग खेती बाड़ी से मतलब चीजें उनके स्तर में सुधार नहीं हो रहा है। कारण ये है कि बहुत सारा उसका रीजन है कि लोग मतलब लागत, आय बढ़ गई, और वो चीजें नहीं रही कि जो इतना मतलब तो ये कहते हैं ना, भाग दौड़ की जिंदगी बहुत बहुत फास्ट हो गई। लोग मतलब हाँ, शहरों में मोबिलिटी बढ़ गई, आसानी से कोई दिल्ली मुंबई चला जाता है। हर परिवार में कोई दिल्ली में है, मुंबई में है, वहां 15-20 हजार की नौकरी कर रहा है। बट वो किस कॉस्ट पर कर रहा है, अगर आप उसको लॉन्ग रन में देखेंगे तो बहुत भयावह है। लोग जाते हैं गांव से, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहां पर बीमार की कोई रोग लेकर आ जाते हैं। मतलब इनह्यूमन कंडीशंस में काम करना वो थोड़ा सा मतलब रहता है। बट हम लोगों ने प्रयास ये किया है, गांव में ज्यादातर कुछ महिलाओं को रोजगार दें, वो मतलब जिनके लिए माइग्रेशन आसान नहीं होता है, वो गांव में रह के एक सिक्योर प्लेस में काम करते हैं। उनको पता है कि हम लोकल हैं, हमारा बच्चा भी अगर इधर उधर खेल रहा है, उनको हाँ, सेफ्टी रहती है कि नहीं ये यार, बात सब है। आसपास के लोग जानने वाले हैं, कहीं उसके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो एक रहता है। परमानेंट लेबर हमारे पास 4-5 हैं। उनको बाकी डेली वेज लेबर्स रहते हैं। जैसे हम लोग पूरा प्राकृतिक खेती करते हैं तो हम लोग कोई जैविक मतलब ये हर्बिसाइड या सिंथेटिक फर्टिलाइजर नहीं यूज करते हैं, तो ज्यादा मैनुअल वर्क बहुत ज्यादा होता है। जानबूझकर ऐसा किया हुआ है क्योंकि हमारा ये मकसद है कि जो मिट्टी है, पानी है, हवा है, उसको शुद्ध रखते हुए प्रयास करना है। तो धीरे धीरे लोग उस मिशन में लोग जुड़ रहे हैं। तो ऐसे करने से क्या होता है, मैनुअल की जरूरत होती है तो लोग डेली बेस पे लोग काम करते हैं। मतलब 8-10, कभी 15-20, जैसा मतलब हार्वेस्टिंग का सीजन अभी चल रहा है तो ज्यादा हो जाते हैं। जी जी। जी। कितने लोग इंस्पायर हुए जो आते होंगे आपके पास देखने के लिए, भाई हमें भी बताओ, इसी गांव में हम खेती कर रहे हैं। खेती बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जलवायु बदली है, जिस तरह से मार्केट की नीड बदली है, और जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदली है, किसान शायद उतना अपडेट नहीं हो पाया। सर इंस्पिरेशन की बात करें तो हमारे फार्म पर एक छोटा सा गांव है प्रतापगढ़, बहुत ही छोटा डिस्ट्रिक्ट है। जी और इलाहाबाद और लखनऊ से, इलाहाबाद से 80 किलोमीटर दूर है, लखनऊ से 200 किलोमीटर दूर, के लगभग 200 किलोमीटर दूर है। तो इंस्पिरेशन उस छोटे से गांव में फुटफॉल बहुत है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ। फोन तो ऑल इंडिया से आता है। जैसे हमारे एमपी में हमारा सैंडलवुड लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ से भी कॉल आई है, बिहार में लगा हुआ डायरेक्ट कनेक्टेड लोग हैं, दिल्ली एनसीआर में है, हरियाणा में है। तो आसपास के 3-4 स्टेट्स के लोग आते हैं विजिट करने के लिए। वाकई मतलब है क्या चीजें, क्योंकि अ, खेती करना उतना आसान नहीं है। और जिस तरीके से मतलब फार्म लैंड खाली पड़े हुए हैं, जी उसमें लोग सोचते हैं कोई ऐसा काम किया जाए जहां पर हम लोग कम पानी, कम लेबर कॉस्ट में काम कर सके। तो वो एक एग्रो फॉरेस्ट्री है जो उनको दे सकती है। जी सर। तो चंदन वाला आइडिया कैसे आया दक्षिण भारत से सफेद चंदन का विचार के?
और देखिए ये सब कोई ऑल ऑफ सडन नहीं आया, थोड़ा इंटरनेट वगैरह के माध्यम से हम लोग जानकारी लेते रहते थे। और मेरे बड़े भाई साहब का भी इसमें सहयोग रहता है। वो भी थोड़ा नेचर, मुझसे ज्यादा नेचर से कनेक्टेड है, बहुत उनकी मेहनत रहती है। उनका पूरा जो गाइडेंस है, इंडियन आर्मी में वो भी कमीशन ऑफिसर रहे हैं, मेजर राजीव पांडे। जी। तो वो, उनका ये रहता है कि नहीं, कुछ गांव में भी कुछ ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए तो लोग देखें समझें, क्योंकि जिस तरीके से जंगल झाड़ ये सब कट जा रही है तो पौधे कौन लगाएगा। आज दिल्ली में देख लीजिए आप, एक्यूआई क्या स्थिति है। बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, मतलब आप सोच नहीं सकते वहाँ क्या फैसिलिटी होगी, लेकिन आप हवा पानी तो खरीद नहीं सकते हैं। बिल्कुल। उसको हमें आपको ही शुद्ध करना है। तो उनका ये रहता है कि नहीं, हम लोगों ने अपने फार्म पर बहुत सारा प्लांटेशन किया हुआ है। उनका उनका बहुत मोटिवेशन रहता है कि मतलब ये अच्छी इस बात तरीके कही से सर आपने, पालते हवा रहें। पानी वाली। जैसे हम स्कूल से पढ़ते थे, O2 मतलब कि ऑक्सीजन हमारा को जीवन देती है, ये हमें जानकारी थी। लेकिन कोविड के वक्त हमें एहसास हुआ कि ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ जानकारी नहीं है। जी जी, वहाँ मतलब सर ये है ना कि नेचर अपने आप को उसको बताना, मतलब जब आप बहुत अति कर देंगे तो वो ऐसा बताएगी कि पता नहीं चलेगा, आपको खुद ही एहसास हो जाएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए आप सोचिए, जो मतलब हम लोग कभी उसको फील नहीं करते हैं कि ये भी कोई चीज होती है, उस समय उसको पता चल गया उसकी कितनी शॉर्टेज है। जी। उसी तरीके से मिट्टी है, पानी है। आप लोग ये बोलते हैं कि दिल्ली की जो पानी है, यमुना का पानी, इतना ज्यादा हैवी मेटल्स है। वहाँ जो सब्जियां दिल्ली एनसीआर में उगाई जा रही हैं, वो मतलब उसमें इतने ज्यादा मतलब सिंथेटिक फर्टिलाइजर है, उसमें हैवी मेटल्स हैं कि कैंसर रोधी तत्व उसमें पाए जा रहे हैं। तो कहाँ से होगा, मतलब हम कहीं ना कहीं उसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं, कितना जरूरत से बड़ा? ज्यादा जी सर, अभी जी। खेत जो है आपका वो कितना एकड़ में है सर? और कितने एकड़ लगभग में देखिए कौन सर, सी हमने खेती है आपके पास अभी? अभी देखिए लगभग 5 एकड़ में तो हमारा खुद का है, बाकी 5 एकड़ हमने जो है रेंट पे लिया हुआ है। जी। जी। गांव में ही लिया हुआ है। हाँ। जो लोग खेती नहीं करना चाहते कि भाई ये खेत खाली पड़े थे, हमने बोला हमें दीजिए, हम आपके खेत को अच्छा प्राकृतिक तरीके से उसमें खेती करेंगे, गाय के गोबर और इन सब से, कोई विदाउट सिंथेटिक फर्टिलाइजर, कम पानी में। उसको एक एक मॉडल डेवलप करने की कोशिश है कि किस तरीके से खेती करती है। एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का प्रयास है कि भाई हम लोग अपने जो नेचुरल रिसोर्स को उसको प्रिजर्व और कंजर्व करते हुए कैसे खेती कर सकते हैं। तो सर ये आपका जो प्रोडक्शन की अगर बात करें अपन, कितना प्रोडक्शन हो जाता होगा और कमाई लगभग कितनी हो जाती है? अब कितने टाइम से अगर आप कर रहे हैं तो? देखिए हम पिछले 5 साल से इसको कर ही रहे हैं। जी। हम लोगों का जो प्रोडक्ट है, जैसे हम लोगों का प्रोडक्ट एक होता है, एक तो सैंडलवुड है। सैंडलवुड तो लॉन्ग, हमारा ये एक मॉडल ये है कि चंदन एक लॉन्ग रन क्रॉप है, उसको आप एफडी की तरह समझिए। हाँ जी। आप उसे तुरंत हार्वेस्ट तो कर नहीं सकते, 14-15 साल लगता है उसको उसको उसके बीच में हम लोग इंटरक्रॉपिंग करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टर्मरिक्स की। जैसे हमारे पास एक लकडॉन्ग टर्मरिक होती है, आपने सुना होगा, जो मेघालय की है, वर्ल्ड की बेस्ट टर्मरिक। उसकी करते एक कस्तूरी हल्दी होती है जो फेस पैक में काम आती है, अच्छा। मस्क टर्मरिक बोलते हैं, करकुमा एरोमेटिका बोलते हैं। वो वो फेस पैक में काम आती है। जितने भी अच्छे फेस पैक्स होते हैं उसमें शायद ही मिलता हो। वो पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो गई थी, तो केरला के 3 हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट उसको दोबारा से फार्म पर ले आया, फिर सीड बनाया, तो ऐसे करके फिर वहीं से हमने भी सीड प्रोक्योर किया था, अपने फार्म पर उसको करते हैं। फिर एक हल्दी मेरे पास ब्लैक टर्मरिक है। ये क्लेम है कि उसमें एंटी कैंसरस है, जितना मतलब लंग्स वगैरह से रिलेटेड जो डिजीज होती है, स्किन से रिलेटेड डिजीज होती है, उसको क्योर करने में काम आती है। उसमें नेचुरल कैम्फर पाया जाता है, जो प्राकृतिक कपूर है। उसमें जब आप उसकी स्मेल लेंगे तो उसमें कपूर की महक आती है। कपूर से जो जो अ, जिन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है हमारे आयुर्वेदा में, तो उसको यूज करके हम लोग करते हैं। इन सब का हमारे पास प्रोडक्शन होता है। इसके इस साल से हम लोग पाउडर भी बना के थोड़ा बना ट्रायल बेस पे किए हुए हैं। अब इसको हम लोग प्रॉपर मार्केटिंग करेंगे ऑनलाइन में, और इसका पैकेजिंग और ऐसा करने का है। हमारे पास सैंडलवुड की सैपलिंग होती है, लगभग 50,000 सैंडलवुड सैपलिंग्स होती हैं जो हम लोग बेचते हैं। अराउंड 100 के आसपास उसका प्राइस रहता है। डिपेंड करता है वो पौधे की हाइट कैसी है। तो ऑलमोस्ट 10 के आसपास जो है, 10 के आसपास हम लोगों का टर्नओवर हो जाता है साल भर का। हम्म। जी।
तो एक सेटिस्फैक्ट्री है, एक छोटा सा जो मुझे लगता है। ये तो 10 के आसपास मतलब आप उत्पाद जो है वो ले रहे हैं। कितने कमा लेते हैं लोग? अक्सर हम आपको इंटरनेट पे देखते हैं तो लगता है कि करोड़ों का मामला हो जाता है। देखिए होता क्या है कि वो सब थंबनेल्स होते हैं। अब सबको अपना चलाना है, उसको भी मेरा इंटरव्यू लिया तो उसमें लिख दिया। मतलब देखिए, करोड़ रुपए जब आप कमाने जाते हैं तो इतना आसान नहीं होता, मेहनत होती है, समय होता है। जी। नो डाउट पोटेंशियल है। लाइक सैंडलवुड, अगर वो जैसे चंदन की लकड़ी की बात करो तो आप शुद्ध चंदन लेने जाएंगे तो किसी आउटलेट अच्छे स्टोर पे जाएंगे 30-35 हजार रुपए केजी मिलेगा। बट हाँ, फार्मर से तो उतने में नहीं आएगा। फार्मर से अगर 5-6 हजार रुपए केजी बिकता है तो एक एक्सपेक्टेशन रहती है जो वो लोग करते हैं। बट ये है कि जो हम लोग अभी सैंडल तो बेच नहीं रहे हैं, सैंडलवुड सैपलिंग सेल करते हैं, लोगों को देते हैं किस तरीके से उसको लगाया जाए, उसकी पूरा कंसल्टेंसी भी देते हैं। आप लगाइए, किस तरह उसको ग्रो करना है, क्या क्या देख रेख करनी है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। दूसरा, जो हमारे पास हल्दी होती है, हल्दी के बायर्स होते हैं, वो लोग खरीदते हैं, रॉ भी खरीदते हैं, कुछ लोग ड्राई खरीदते हैं तो हम लोग ड्राई भी करके देते हैं, कुछ लोग पाउडर फॉर्म में खरीदते हैं, उनको भी देते हैं। तो इस तरीके से 7 से 8 के आसपास अभी आ जाता है, 7 to 8 लाख करके हम लोगों का चल रहा है। पर बट आपका ये है कि 5 साल धीरे धीरे, हुआ है, आगे जाके बढ़ेगी चीजें। जी जी, ये सब स्केल अप होगा। क्योंकि चीजें क्या है कि हम लोग पूरा ये चाहते हैं कि ऑथेंटिसिटी बनी रहे, क्रेडिबिलिटी बनी रहे। निश्चित क्योंकि तौर जब आप बहुत बड़े स्केल पे करना चाहते हैं तो वहां पर चीजें फिर डाइल्यूट होने लगती हैं। पे। अभी नहीं, हम मेरा चाहते ये हैं पूरे मानना है कंट्रोल। उत्कृष्ट सर कि जब आपने उत्कृष्ट काम करना तय कर लिया, जब आपने ये तय कर लिया कि जैविक होगा, तो फिर टाइम जी लगेगा। ये भी आपने उसी समय मान जी लिया होगा कि भाई जी जी तत्काल नहीं होगी। जी। ऐसा नहीं कि आज प्रोडक्शन ना यूरिया बढ़ाने के डाला या पीछे आज लौकी में इंजेक्शन लगाया और कल 2 किलो की होगी। सबसे बड़ा रीजन वही है सर, जो स्केल अप हम लोग नहीं कर रहे हैं कि किसी प्रोडक्ट को, अगर जैसे हमारे उस फार्म का जैविक सर्टिफिकेशन है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है, लेकिन अब दूसरे फार्म पर हम जब तक उसको बढ़ाएंगे तो 3 से 4 साल का समय लगता है, उसमें मिनिमम 3 3 साल तो लगता ही है। तो वो उसको करना थोड़ा सा ये है, इसलिए हम लोग अभी धीरे धीरे करके, जो कहते हैं ना कि जैविक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो काली हल्दी है आपकी, मतलब इसकी एक्सपोर्ट या ऐसी चीजों की ओर सोच रहे हैं, या डिमांड आ रही है कहीं से आउट ऑफ इंडिया? देखिए, इसको जब आप ऑनलाइन देखेंगे तो बिकती तो हर जगह है, ये एक्सपोर्ट भी होती है बट पाउडर फॉर्म में। इसका मतलब एज ए राइजोम सीड सोर्स हम लोग बाहर नहीं भेजते हैं, लेकिन इंटरनेट पे बहुत सारा ऐसा है कि ये लोग एक्सपोर्ट होती है फॉरेन कंट्रीज में। इसका बहुत डिमांड है, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज है या अमेरिका है, वहां पर ये सब नेचुरल प्रोडक्ट्स का बहुत डिमांड है। क्योंकि हम लोगों की तरह वहाँ ऐसा नहीं है कि आपको अगर जरूरत है एंटीबायोटिक की, बुखार की दवा लेनी है तो आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो वो मेडिकल स्टोर वाला ही देगा, दवा तुरंत दे देगा। वहां तो ये है कि भाई आपको लाइन लगानी पड़ेगी, आपको समय मिलेगा, आपको एंटीबायोटिक देनी है कि नहीं देनी है, सारी चीज। वो लोग इन सब चीजों से, नेचुरल जो एक्सट्रैक्ट हैं उनसे बहुत सारी चीजों पर आधारित रहते हैं उनका खान पान, जो हम लोग नहीं कर रहे हैं, जो हम लोग छोड़ चुके हैं। अभी थोड़ी सी अपने भारतीय जनमानस में ये आने लगा है कि कोरोना के बाद ये नहीं, आयुर्वेद भी कुछ है, तो यहाँ भी यूज हो रहा है, बाहर भी जाता है। जितने भी अच्छे प्रोडक्ट हैं, अच्छे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बाहर भेजना अपने आप में एक चैलेंज है। क्योंकि बिल्कुल। उनके जो उनका जो मानक गाइडलाइंस है। है, उनके जो पैरामीटर्स हैं, उनको उनको फुलफिल कर पाना थोड़ा सा टफ होता है। इसलिए मैं अभी नहीं करता हूँ, मेरा लोकल मार्केट में ही जाता है। बट इन फ्यूचर जरूर मैं करना चाहूंगा। इसीलिए हम लोग उसको पूरा अपने अपने ही दिशा निर्देशन में, अपने सुपरविजन में अपनी खेती कराते हैं। कृषि जो है भारत के संविधान में संवृत्ति सूची का विषय है। उस पे प्रमोशन और मदद केंद्र सरकार भी करने का दावा तो है, राज्य सरकार का भी है। कितना मदद एक स्टार्टअप या एक किसान, एक फार्मर को मिल पाती है सरकार की ओर से? आपका क्या अनुभव रहा है इसमें? देखिए, योजनाएं तो बहुत हैं। जी। मतलब योजनाएं तो आजादी के बाद से, मतलब फार्मर ओरिएंटेड बहुत सारा चीजें, मतलब कागज पे तो है ही हैं। लेकिन कागज पे एक खेती नहीं किसान होती के लिए, सर। एक 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 जो किसान होता है उसको, ज्यादातर किसान मतलब मेरी तरह नहीं है ना कि वो मतलब पढ़ लिख के इंटरनेट से पढ़ लिया, योजना ही गा के ऑफिस में चला गया, बात कर लिया। तो अगर आप ऐसे सोचेंगे तो मतलब हमारे जैसे बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं इस फील्ड में, और जो समय की जरूरत है।
आना बहुत जरूरी है। बहुत IIT IIM से तमाम सारे ऑफिसर जो रिटायर हो गए हैं या बीच में आके वॉलेंटरी लेकर सब फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो सब बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग यूटिलाइज करना शुरू किए हुए हैं, बट जब तक वो आम किसान के पास नहीं पहुंचेगा, लाइक सोलर सिस्टम है, बहुत सारा एडवर्टीजमेंट आता है, किसान के पास इतना समय नहीं होता है 100 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जाएगा, वो 4 बार वहां का बाबू वापस कर देगा, कल आना परसे आना, तो फिर वो छोड़ देगा जी बिल्कुल सही कि बात। जो है छोड़ो। जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि मैसेज क्या है ऐसे किसानों के लिए, चाहते सभी किसान हैं पैसा कमाना, और मजबूरी है उनकी फर्टिलाइजर और यूरिया, इस मजबूरी से कैसे निकलेंगे वो लोग? देखिए, हमें जैसे सामान्य किसान के लिए प्राकृतिक खेती करना थोड़ा टफ है, क्योंकि पशुपालन उसके लिए जरूरी होता है। पशुपालन अपने आप में एक जो है एक एडिशनल कॉस्ट हो गई है, क्योंकि आप जो दूध बेचते हैं डेयरी पर देंगे, घी कोई बनाना नहीं चाहता। अगर घी बना भी लिया तो शुद्ध घी खरीदना खरीदना भी अपने आप में टफ है। लोग कॉस्टिंग हो गया जो है। लोग मतलब बा, अच्छे बायर हैं, उन 19 कस्टमर हो तो 3,000 रुपए केजी घी खरीद लेगा, लेकिन सामान्य किसान बेचारा उन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो जी हम जैसे लोग, जैसे जो गांव में हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है, अगर कोई छोटा किसान उसके पास एक गाय है, हाँ, वो इतना जरूर ईमानदारी बरते कि अपनी गाय को ऑक्सीटोसिन देकर ना लगाए, शुद्ध चारा खिलाए, उनका घी हम लोग प्रोक्योर करके मार्केट में ले जा सके, उसका कुछ पैसा उनको भी दें। तो खेती आम किसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम खाना तो हम भले मंगल ग्रह पे कहीं भी चले जाएं, लेकिन खाने की मुझे नहीं लगता कि अभी आने वाले 50-60 सालों में कोई सब्स्टिट्यूट आने वाला है। जो हाँ। गवर्नमेंट योजनाएं हैं उनका किस तरीके से हम लोग उसको हार्वेस्ट करके उसको उसको ये मान के चलें कि हमारा एक सहयोगी है, उसको पूरा आधारित ना रहे कि सब्सिडी आएगी तभी काम करेंगे। जी थोड़ा कर्मठता दिखानी होगी खुद को। जो यूरिया है या जो जैविक खाद है, वो एक हाइब्रिड सिस्टम में काम करें। अचानक से वो नहीं हाँ, मूव आ कर रहे सकते हैं। कि भाई हम रासायनिक खेती कर रहे हैं और कल से हम सोचेंगे हम जो है जैविक करने लगे, तो उनका सिस्टम फेल हो जाएगा। मैं जी ये चाहता हूँ धीरे धीरे करके ये सब चीजें करें। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उनका पेट भी पालना है, किसानों को अन्नदाता लोग कहते हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन का पेट पालने के लिए उतना प्रोडक्शन भी होना चाहिए, तो वो किस तरीके से मतलब एक तरह से बहुत विचार करने की जरूरत है, और पॉलिसी लेवल पर इस पे जरूर हाँ। विचार कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन वो जमीन पर कैसे आएगा और क्या क्या चीजें होंगी उसमें हम सबको लगना पड़ेगा। सर इसमें मैं अक्सर देखता हूँ सरकारी विभाग जो है उसमें पशुपालन अलग है, हॉर्टिकल्चर अलग है और एग्रीकल्चर अलग है। तो अगर ये जब तक कनेक्टेड नहीं होंगे, इंटीग्रेटेड नहीं होंगे, एकीकृत नहीं होंगे, तब तक लगता नहीं कि चीजें जो है वो प्रभावी हो पाएंगी। एक किसान, जैसा आपने कहा कि अगर वो पशुपालन करता है तो उसके पास ही खाद होगी, और जिस तरह से आपने चंदन के पेड़ लगा रखे हैं, अगर वो मान लीजिए फलों के या ऐसे उपाय करे तो 10 साल में एक स्टेबिलिटी की ओर जा सकेगा। तो बिल्कुल एक हम लोग सिंगल विंडो सिस्टम की बात करते हैं हमेशा से। किसान इंटरनेट के जमाने में इतने सारे डिपार्टमेंट मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जी एग्रीकल्चर एक डिपार्टमेंट है, वहां पर सारी सुविधाएं सारा एक मर्ज कर दिया जाए तो चीजें कागजी कार्रवाई भी बढ़ेगी, ह्यूमन रिसोर्स भी बचेगा। और आजकल सब टेक्नोलॉजी का सहारा लेके सब चीजें कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करना है, किसान बैठ के, उसको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन बैठ के कर सकता है। लेकिन जाना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है किसान को, जो अपना खेती बाड़ी छोड़कर 100 किलोमीटर दूर जाएगा। जो बेचारा 200 रुपये 300 रुपये कमा रहा है, वो जाके अगर 4 बार उसको डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ा तो वो डिमोरलाइज हो जाएगा फिर। बहुत जी। सारे लोग हैं जाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सिचुएशन मुझे लगता है थोड़ा बदल रही है। सर सरकारी योजनाएं भी नहीं आ पाती। वैसे मेरा कहने का अर्थ ये था कि पशुपालन विभाग के अधिकारी एग्रीकल्चर वालों से बात नहीं करते, एग्रीकल्चर वाले मौसम विभाग से बात नहीं करते, वो सिंचाई वालों से बात नहीं कर रहे हैं, तो ये तो जी। इंटीग्रेटेड है ना सिस्टम। तो इस पे भी बात होनी चाहिए निश्चित तौर पे। और आपका जो काम है, आपने जिस तरीके से सरकारी बेल्ट वाली नौकरी छोड़ के किसान वाला जो अपनाया है, वो वाकई में स्तुति लायक है, और दूसरे लोगों को भी इसमें आगे आने की प्रेरणा तो मिलती है निश्चित तौर पे। तो सर मैं आपसे कंक्लूजन चाहूंगा इसी विषय पे, आप जो अपनी ये प्रेरणा है उसको आगे कैसे बढ़ाएंगी?
तो कंक्लूजन तो मतलब प्रेरणा बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन है, क्योंकि जब जब आप कोई एक अलग काम करते हैं और पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करते हैं, उसका एक ऑरा होता है। धीरे धीरे वो अंधकार जो है धीरे धीरे खत्म होता है। अब मैं कहूँ कि मेरे फार्म पर वहां पर कोई अ, बिहार से या हरियाणा से या कहीं उत्तराखंड से कोई आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ कुछ चीजें परिवर्तित हो रही हैं। लोग देखना चाहते हैं वाकई क्या हो रहा है। जब आके वहां देखते हैं, वो केवल इंटरनेट पे नहीं है, मैं तो कहता हूँ ग्राउंड पे आके देखिए, समझिए, एक आध दिन हमारे यहाँ ठहरिए और गांव की हवा खाइए, फिर आपको समझ में आता है तो करिए, मतलब खेती करिए। मेरा ये लोगों को संदेश है कि देखिए, खेती किसानी से हम मुंह मोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, शहर भी जरूरी है, गांव भी जरूरी है। हिंदुस्तान की 70% आबादी अभी भी जो है गांव में रहती है। आपको एक हाइब्रिड सिस्टम क्रिएट करना होगा। शहरों में शहर ओवर क्राउडेड है, जी। जरूरत से ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है। किस तरीके से अगर हमारा ये प्रयास, अगर हम 10 बंदों को अपने गांव में रोक लिए, एक गांव में ऐसा कोई इकॉनमी डेवलप हो गई छोटी, जो 10 बंदे रोक लिए, तो वो उस गांव से, हमारे हमारे हिंदुस्तान में लगभग 6.5 लाख गांव हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो बहुत सारा कुछ तो इम्पैक्ट आएगा। और हाँ। इन फ्यूचर जो हमारा सैंडलवुड बेस्ड इंडस्ट्री है, उसको, उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, ना बहुत ज्यादा स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है। आपको धूप बत्ती बनानी है, अगरबत्ती बनानी है, साबुन बनाना है, ये सब चीजें गांव की 10-15 महिलाएं बन के हम लोग अपनी जो ये नेचुरल रिसोर्स है, जो केवल इंडिया जैसे कंट्रीज में पाया जाता है, हम क्यों ना फॉरेन एक्सचेंज उससे जो है ले आए अपने देश के लिए। जी बिल्कुल। इनकी बहुत डिमांड है फॉरेन में। घी वाला जैसे आपने बताया सर, यहाँ मैं कई किसानों को देखता हूँ जो गायों को वो खिला रहे हैं वनस्पति घी, और फिर उससे उत्पाद ले रहे हैं। तो ये प्रयोग ठीक नहीं है बेसिकली, कि दूध जो है वो खासा वसा युक्त होगा तो खासा घी निकल आएगा, वो भी अननेचुरल थिंग है। तो सर आपने समय दिया, अमूल्य समय दिया। मैं कुछ रिसर्च करूंगा इन बिंदुओं पे, और मैं चाहता हूँ कि और भी आपसे बात करूं, और हम लंबा एसोसिएट रहेंगे। मैं जानना चाहूंगा कि किसानों को किस तरह से और अपन फायदा पहुंचा सकते हैं, मैं खुद ये चाहूंगा। तो अपन बात करेंगे। सर आपने समय दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू आपसे जुड़कर और आप लोगों के प्रयास को मैं बहुत सैल्यूट करता हूँ कि आप सर। लोग इस तरह से सोर्सिंग भी करते हैं कि कौन कैसा काम कर रहा है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।